हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आपको बड़े बेसिक से लगेंगे, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चंस यूजीसी पूछता है तो बड़े अच्छे से आराम से सुनना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपको पता है सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है कंपल्सरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है द pH ऑफ ए 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज, यानी कि इतनी मोलता का कोई हमारे पास HCl है, उसका pH पूछा है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 0.001 का मतलब क्या हो गया, अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो गया, 1/10⁻3, यानी कि 10⁻³ हो गया, ठीक है ना। इस बात को आप जानते ही हो, 10⁻³ हो गया, यानी कि HCl का यहाँ पे pH कितना है, 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। और एक बेसिक सी बात है, POH प्लस pH आपको पता है कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। और तो ये 3 हो गया, तो ये कितना होगा, 11 हो गया। बहुत बेसिक सी बात है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर हुआ, उसमें भी एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया इस तरह का कि pH इतना है तो POH क्या होगा। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर पेपर में आ जाता है। तो इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि POH प्लस pH कितना होता है, 14 होता है बेसिकली रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर वैसे थोड़ा टेक्निकली सोल्व किया जाए तो आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो टूट जाता है बिल्कुल H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। और इसमें हमें इसकी मोलरता दे रखी है 0.001, ठीक है ना। तो pH क्या होता है, pH का अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, pH माइनस लॉग, ठीक है, और 10⁻³ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 10⁻³ है, घात 3 है, तो लॉग हुआ तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो और हमें ये पता है 25 डिग्री सेल्सियस पर pH प्लस POH 14 होता है। तो pH की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, ठीक है ना। pH की वैल्यू 3 है, प्लस POH हमें याद करना है, टोटल 14 है। तो POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 - 3 यानी कि 11। ये लो बेसिक्स आंसर है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार हो जाता है, ये पता नहीं होता कि ऐसा है क्या रिलेशन, इसलिए गलत हो जाता है। अब तो गलत नहीं करोगे ना, बहुत बेसिक सी बात है। अच्छे से ध्यान से मन को शांत रख के इन चीज़ों को करना है, ठीक है। ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, ये आपको लिख भी लेनी चाहिए कहीं पे, है ना, एक पेज पे, और बार बार देखते रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ इन्वायरमेंटल साइंस पूछी जाती है। ये कह रहे हैं का द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वह कौन सा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, विच आर यूज फॉर रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इन माइक्रोवेव रीजन। तो आपको ऐसे पूछा है कि जो रिमोट सेंसिंग होती है उसमें जो कौन से रीजन की रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज़ किया जाता है, एक रेंज पूछी है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.1 सेंटीमीटर से कम वाला ये आंसर आएगा, ठीक है। याद करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसी रेंज को वो मैक्सिमम यूज़ की जाती है, ठीक है। बात समझ गए आगे, अरे बहुत बेसिक बात है, ये तो याद करनी पड़ेगी। आइसोमॉर्फिज्म इन ए सॉलिड, आइसोमॉर्फिज्म जो टर्म है वो किस लिए यूज की जाती है, आप बता दो। आइसोमॉर्फिज्म, देखो यहाँ पे क्या होगा, आइसो मतलब सेम, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, जहाँ स्ट्रक्चर तो सेम होगी, ठीक है ना, और जो केमिस्ट्री होगी वो डिफरेंट होगी। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म होती है स्ट्रक्चर, जहाँ स्ट्रक्चर सेम हो, देखो सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट केमिस्ट्री, वो होता है आइसोमॉर्फिज्म। बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। ऐसे क्वेश्चन बेसिक से आ जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप यूजीसी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये चीज़ें गलत हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो बेसिक बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन प्योर वाटर, ठीक है, जो शुद्ध पानी है बिल्कुल प्योर है, द generation of each one of the ions H positive and OH negative at stand temperature and pressure। आपको याद रखना, बस एक बात बतानी है, मैं वही बातें बता रहा हूँ जो बिल्कुल फैक्ट बेस है, जो हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। तो जो प्योर वाटर होता है, याद रखना, जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है और इसका pH होता है 7, याद रखना, ठीक है।
ये याद रखना आप। अगर आपने ये याद रख लिया तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या पूछा है, ईच आयन का H पॉजिटिव और OH पूछा है, यानी कि pH पूछा है, ठीक है ना। और pH और OH ईच कितना होगा, 0, यही होगा 10⁻⁷। जब हमने बात कर ली कि pH कितना होता है प्योर वाटर का, न्यूट्रल होता है, pH 7 होता है, तो सीधी सी बात है -7 और -7 14 होगा, तो ईच का कितना होगा 10⁻⁷ होगा। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें जो मैं इन क्वेश्चन में बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, pH 7 होता है, तो सीधी सी बात है pH 7 है तो pH और pOH दोनों का पूछा है और दोनों का टोटल हमें पता है 14 होता है, तो कितना हो जाएगा pH -7 और -7 दोनों के लिए हो जाएगा। और ये नोट लगा के भी रख दिया है आपके लिए, ये भी ध्यान रख लेना। रखोगे क्या, बिल्कुल चित्त को शांत करके। क्या है, द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आर अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ ईच इन प्योर वाटर, ये बात ध्यान रखनी है। देयरफॉर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁷ मोलर एंड pH कितना होगा 7 होगा। इन प्योर वाटर देयर आर ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH आयन, ये बात ध्यान रखनी है, इक्वल नंबर होता है, ठीक है ना। और एंड pH इज डिफाइंड टू बी न्यूट्रल, और pH क्या होता है, न्यूट्रल होता है प्योर वाटर का। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये बात मैंने लिख भी दिए है, अच्छे से देख भी लेना, ठीक है। तो अब क्या कोई पूछे तो कितना होगा 10⁻⁷, ठीक है ना, pH भी और OH भी 10⁻⁷, ठीक है, और न्यूट्रल हो गया। इसका आंसर 10⁻⁷ चला गया। आगे बात करते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है वहाँ बात करते हैं। व्हेन ए बॉटल ऑफ फुल्ली पैक्ड वाटर इज प्लास्टिक बॉटल इज फुल्ली फ्रोजन देन व्हिल ओपनिंग। जब कहते हैं एक बोतल है वो फुल्ली पैक्ड वाटर है, उसमें पानी भरा हुआ है, प्लास्टिक की बोतल है, जब वह पूर्ण रूप से जम जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा आप बताओ। जब बोतल जम जाती है, पानी की भरी हुई हो, ठीक है, और बोतल पूरी उसमें बर्फ जम गई हो, तो क्या होगा आप बताओ मुझे। आपको बोतल फट जाएगी, बोतल में क्रैक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये तो देखा ही होगा। तो क्रैक किसकी वजह से आता है, कंफ्यूजन आप में यहाँ होगा। क्रैक प्रेशर की वजह से आता है या वॉल्यूम की वजह से आता है, क्रैक दाब की वजह से आता है या आयतन की वजह से आता है, यही क्वेश्चन का है। देखो इसमें दो ऑप्शन है जो आपको गड़बड़ करवाने वाले हैं। एक ऑप्शन है, ये कह रहा है, पहले एक ऑप्शन में कह रहा है इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द बोतल क्रैक्स, एक हो रहा है इंक्रीज वॉल्यूम इनसाइड द प्लास्टिक बोतल द बोतल क्रैक्स। बताओ कौन सा करूं, क्या बढ़ेगा बोतल में, वॉल्यूम बढ़ेगा या प्रेशर, बताओ। याद रखना वॉल्यूम बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो पानी होता है उसका आयतन बर्फ से कम होता है, यानी कि बर्फ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जो पानी होता है ना, वाटर होता है, वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है बजाय किसके, आइस के। क्योंकि आइस की स्ट्रक्चर होती है केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। मेरी बात समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है तो बीच में स्पेस रहता है, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और क्योंकि पानी था और उसका आइस हो गया तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है, आयतन ज़्यादा हो गया, और आयतन ज़्यादा होने की, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से क्रैक हुआ। मेरी बात समझ रहे हो। तो आपसे कोई पूछे कि पानी और आइस में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की, तो याद रखना आइस का वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। लेकिन आपको कोई डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है आप बताइए, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होगी। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, वाटर की, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना भाई, अरे मास अपॉन वॉल्यूम है, ठीक है ना। जिसका ये कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है वाटर का वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी वाटर की ज़्यादा हो जाएगी, और आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी। ये याद रखना, ये फैक्चुअल बेसिस चीज़ें हैं और ये आती है एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है ना फ्रेंड्स, रखना भी नहीं है, ठीक है। अगर डाउट रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इंक्रीज लेवल ऑफ आर्सेनिक इन वाटर इज ए हेल्थ हजार्ड। ये सभी को पता है, अगर पानी के अंदर आर्सेनिक बहुत मात्रा में मिलेगा तो हेल्थ हजार्ड है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। और आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में आ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। आर्सेनिक आ जाता है ना ग्राउंड वाटर में। आर्सेनिक बताओ कहाँ कहाँ मिलता है, सामान्यतः आर्सेनिक जो ज़्यादा है वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में मिलता है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में,
ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में। और ये पूछ रहा है कि ये कह रहा है सेशन में कि अगर आर्सेनिक का लेवल बढ़ता है वाटर में तो हेल्थ हैजार्ड है, ये बात ठीक है। क्यों है, इसका रीजन क्या है? आर्सेनिक हैज एंटागोनिस्टिक बिहेवियर, एंटागोनिस्टिक बिहेवियर विद अदर मेटल। एंटागोनिस्टिक बिहेवियर होता है एकदम से बिल्कुल उल्टा विपरीत बिहेवियर रखता है विद अदर मेटल, दूसरे मेटल के साथ। इट्स डाइटरी रिक्वायरमेंट इज ट्रेस अमाउंट एंड सो स्पेसिएशन, ठीक है ना। तो सही बात है, इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम मात्रा में होती है, ट्रेस अमाउंट में ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो सही बात है, इसका जो रिलेशन होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, दूसरी मेटलों के साथ बहुत विपरीत होता है। तो ए भी ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है ना। तो इसका आंसर चला जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ये बात हो जाएगी। ठीक है, बात समझ गए। आर्सेनिक के बारे में तो आप बहुत जानते हो, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हो, तो आर्सेनिक तो बहुत खतरनाक है, इस बात को जानते ही हो आप। नेक्स्ट असेशन है द रिस्क फ्रॉम रेडियो एक्टिव लिक्विड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असेशन रीजनिंग का है। ये कह रहा है द रिस्क फ्रॉम रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट आर कोज्ड अंडर डिकंटेमिनेशन, सॉलिडिफिकेशन एंड डिस्पोजल प्रोसीजर। आपको पता है जो भी वेस्ट निकलता है और रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, उसका सबसे खतरनाक जो रिस्क रहता है वो कब रहता है? जब उसको डिकंटेमिनेट करने की कोशिश करते हैं या डिस्पोज करते हैं, तब तो बहुत खतरनाक रिस्क रहता है। ये बात तो सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसका कारण क्या है? द केमिकल इन रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट आर हैजार्डियस इस नेचर। ये चीज़ बहुत खतरनाक, जब ये प्रोसेस होता है तो बहुत खतरनाक होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये बहुत ही खतरनाक हैजार्डियस नेचर के होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो ये बात भी ठीक है, तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और ए का सही रीजन है आर, ठीक है, बहुत ए एंड करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो बेसिक बातें थी वो हमने करी है, और इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, इस पूरे जो हमने क्वेश्चंस करे हैं इनमें क्या क्या बातें याद रखोगे? एक तो याद रखोगे कि POH प्लस pH की कितनी वैल्यू है, 14 है। ये आप पहले भी जानते थे, मैं आपको रिन्यू कर दिया आपके दिमाग को। पहली बात तो ये लिखे रखोगे। दूसरी बात आप क्या लिखे रखोगे कि जो पेओ वाटर होता है उसका pH कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है, कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है। pH प्योर वाटर का कितना होता है? 7 होता है, ये याद रखनी है। और उसके बाद ये याद रखना है कि जो रिमोट सेंसिंग में जो माइक्रोवेव रीजन है वो कौन सा मोस्टली यूज होता है, कौन सा स्पेक्ट्रम का, तो लेस देन 0.1 सेंटीमीटर, ये याद रखना है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि जिसकी सेम स्ट्रक्चर हो, डिफरेंट हो केमिस्ट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ये बेसिक सी बातें हैं जो हमें याद रहना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? बिल्कुल किसी टेंशन के बिना आप पढ़ाई किया करो, अपने मन को, अपने चित्त को रिलैक्स रखा करो, शांति से काम किया करो, रिवीजन पे फोकस बिल्कुल रखना चाहिए आपको, और बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, तभी तो एडवांस बातें आएंगी। तो बेस से निकल के ही हमें एडवांस की तरफ जाना होता है। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? तो आप बिल्कुल हड़बड़ी ना करें, जल्दी ना करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आप को ठीक रखें और अपने दिमाग को ठीक रखें, और अच्छे से काम करें, मन को रिलैक्स रखें, पॉजिटिविटी आने दें, नेगेटिविटी को दूर भगाते रहें। अच्छे से काम करोगे तो सब बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।